हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ रायलेंस वर्सेस फ्लेचर, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल में आता है। टॉट्स में हम पढ़ते हैं और इसको समझने से पहले जैसे हम बाकी सारे वीडियोस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, वैसे ही थोड़े से कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन हम चलेंगे केस लॉ की तरफ। सबसे पहले हम टॉट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टॉट जो है वो एक लैटिन टर्म से डिराइव किया गया है, टॉटम, विच मीन्स रॉन्ग या इंजरी। सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट में टॉट को डिफाइन किया गया है एज अ सिविल रॉन्ग, जो कि एक्सक्लूसिवली या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा या एक्सक्लूसिवली ट्रस्ट नहीं होगा। तो इन दोनों को छोड़ के अगर कोई ऐसा सिविल रॉन्ग होता है उसे हम टॉट कहते हैं। तो जो टॉट कमिट करता है उसे हम कहते हैं टॉट फीजर या रॉन्ग डूअर, और जिस पर्सन के ऊपर टॉट कमिट किया जाता है उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ या इंजर्ड पर्सन। तो बेसिकली टॉट फीजर जो है वो प्लेंटिफ को कुछ कंपनसेशन पे करता है, जिसे हम कहते हैं डैमेजेस। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ टॉट्स की तरफ। तो टॉट्स को बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: इंटेंशनल टॉट, नेग्लिजेंस एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इंटेंशनल टॉट फर्दर डिवाइड होता है, जैसे उसमें ट्रेसपास, असॉल्ट, बैटरी, ये सब इंक्लूड होता है। देन आता है नेग्लिजेंस, एंड आज हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर। तो ये टाइप्स ऑफ टॉट्स अलग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम किसी और वीडियो में कभी और डिटेल में बात करेंगे। तो फाइनली आते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल पे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अपने आप पे ही ये वर्ड दिखा रहा है कि आप पे जो लायबिलिटी लगेगी उसकी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज़ रखते हो जो कि बहुत ही डेंजरस है और आपने वो अपने प्रेमाइसेस में रखा जिसका बहुत ही अननेचुरल यूज़ है, मतलब कि ये जो चीज़ है वो जनरल यूज़ के लिए नहीं है, उसके बाद भी अगर आप ऐसी डेंजरस सब्सटेंस अपने लैंड में रखते हो तो रखना तो अलाउड है, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है कि वो चीज़ वहाँ से एस्केप करके किसी और के पास जाके उनको हार्म ना पहुँचाए। ठीक है, तो बेसिकली ये कहता है कि अगर ऐसा होता है कि कोई डेंजरस चीज़ अगर आप अपने पास रखते हो और वो एस्केप हो जाती है और दूसरों को उसकी वजह से लॉस सफ़र करना पड़ेगा, तो भले ही आपकी फॉल्ट हो या नहीं हो, भले ही आपका इंटेंशन हो या ना हो, हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। हम आप पे लगाएंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल और आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा जिसको लॉस सफ़र हुआ है। और यहाँ पे हम कंपनसेशन को कहते हैं डैमेजेस। तो डैमेजेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन पहले हम केस लॉ देख लेते हैं, उसके बाद एक्सेप्शंस देखेंगे। Hello, Mr. Tony. How are you? I am good, thanks. What brought you here, Mr. Ryland? Actually, sir, I know you are a very good contractor. So, I wanted to hire you for making a water reservoir on my land. Oh, I remember, the mill that you have. Right. Right. Okay, sir, consider it done. Thank you, sir. How is work going on? Sir, there are some hollow portions in the reservoir. What should we do? Fill it with some mud and close it. But sir, it will not be properly sealed. Just do as you were told. Don't apply your brain here. Okay sir, as you say. Mr. Rylands, I was going to come to you. Mr. Fetchler, I am sorry for your loss. I know your coal mine was damaged because of the water. Just sorry, are you kidding me? Sir, that was something which was not under my control. In fact, I have hired the best contractor I know, and I have myself suffered huge losses, sir. I don't care what you have suffered, you knew there is a coal mine in your neighborhood, and you started constructing a water reservoir. I know, sir, you are angry, but I can't help it. I am sorry for your loss. In that case, we will meet in the court. Sir, Mr. Rylands has constructed a water reservoir,
knowing that if the water leaks it can cause havoc in the neighborhood. Sir, my coal mine got completely damaged because of the leakage in the reservoir. Mr. Rylands should be liable for such loss and should provide me with compensation for the losses I suffered. Sir, I know that water reservoir has caused damage to Mr. Fletcher, but sir, that was not my mistake. In fact, sir, I have hired an independent contractor to make the reservoir. That's why I cannot be held liable for the wrong done by an independent contractor. Sir, the reservoir was created by Mr. Rylands. The act was itself dangerous, knowing that it can cause harm to large number of people, and he should be held responsible for such act. We think that the rule of law is that the person who for his own purpose brings on his lands and keeps there anything likely to do mischief if it escapes, must keep it in at his peril, and if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape. He can excuse himself by showing that the escape was owing to the plaintiff's own default, or perhaps that the escape was the consequence of vis major, or the act of God, but as nothing of this sort exists here, it is unnecessary to inquire what excuse would be sufficient. Since nothing of the excuses fit here, defendant is liable for the loss caused to plaintiff. आई होप आपको अब केस लॉ समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब एक्सेप्शंस की तरफ। एक्सेप्शंस का मतलब ये हो गया कि अगर ये कंडीशंस होती हैं तो फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा और ऐसे केसेस में आपको डैमेजेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये एक्सेप्शंस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल के, जिसको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट, मतलब अगर प्लेंटिफ ने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से डेंजरस सब्सटेंस वहाँ से एस्केप होके उसको लॉस पहुँचाता है। सपोजिटली इस केस में अगर हम लेते हैं तो प्लेंटिफ ने खुद ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जो वाटर है वो उसके कोल माइन में आ गया, तो फिर यहाँ पे डिफेंडेंट की फॉल्ट नहीं मानी जाएगी और प्लेंटिफ को कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले क्या होता है कि प्लेंटिफ ने जो है डिफेंडेंट को कंसेंट दे दिया होता है कि ठीक है आप यहाँ पे ये चीज़ रख लो या आप ये चीज़ कर लो, इससे दोनों को ही बेनिफिट होगा, मतलब आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी होगा। और बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि प्लेंटिफ को ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है तो प्लेंटिफ कोर्ट के पास नहीं जा सकता कि भाई मुझे तो लॉस हो गया, मुझे कंपनसेशन दिलाओ, इसने अननेचुरल यूज़ किया है लैंड का और डेंजरस सब्सटेंस रखा है। तो फिर डिफेंडेंट को ये नहीं होगा कि डिफेंडेंट के पास ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल नहीं अप्लाई होगा और प्लेंटिफ को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ गॉड। अब इसके लिए तो मैं आपको एक मूवी रेफ़र करूँगी जो कि है OMG। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड इस मूवी में बहुत अच्छे से बताया गया है और पूरी मूवी ही एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर थी, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, अनफोर्सेबल होते हैं, जैसे फ्लड आ गया या सुनामी आ गई या ये सब चीज़ें हो गई। तो फिर इस केस में आप डिफेंडेंट को लायबल नहीं कर सकते ना कि नहीं अब तो आप ही लायबल रहोगे, आप मेरे को कंपनसेशन पे करो, फ्लड आ गया है। तो जैसे अब सपोज इस केस में जो ये केस था उसमें अगर रिजर्वॉयर में पानी सही रहता, सब कुछ नॉर्मल होता और उसके बाद अचानक से फ्लड आ जाता तो फिर डिफेंडेंट को लायबल यहाँ पे नहीं किया जाता और कंपनसेशन पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी के लिए भी डिफेंडेंट को आप लायबल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उसका सर्वेंट या एम्प्लॉय हो जिसकी डायरेक्शंस पे उसने काम करा है। प्लस अगर डिफेंडेंट को ऑलरेडी से पता था कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो आके यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकती है तो फिर डिफेंडेंट को उसका केयर करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ फोर्सेबल नहीं है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब ये तो सबको ही पता है कि अगर कुछ ऐसा ही अथॉरिटी में ही है कि अगर आपको ये चीज़ करनी है और उसके बाद अगर किसी को कुछ नुकसान पहुंचता है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। सपोज़ वहाँ पे अगर गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन होना था और उस रिजर्वॉयर को हटाना था और जिसको हटाने के चक्कर में वहाँ पे पानी जो स्लिप ऑन करके प्लेंटिफ के कोल माइन में पहुँच गया तो फिर यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो ये थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और उसके कुछ एक्सेप्शंस। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का,
जहाँ पे एक्सेप्शंस भी नहीं मिलते कि आपको लायबल होना ही पड़ता है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।